ग्रीटिंग्स एवरीवन, जय हिंद। और आज हम लोगों का एक और लेक्चर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पॉलिटी की सीरीज़ का। और बिना किसी देर के मैं हूँ यशवर्धन सिंह और शुरू करते हैं। यह है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हम लोग इसे डिटेल में पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, देखिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोगों का चल रहा था और हम लोगों ने कंपनी रूल को ख़त्म कर लिया था, लाइक अमेंडिंग एक्ट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट। हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। लेकिन हम लोगों का जो टॉपिक बचा था, हम लोग का वही टॉपिक बचा था। हम लोग का कौन सा बचा था? क्राउन रूल। तो आज हम लोगों का रहेगा क्राउन रूल के ऊपर लेक्चर। और ये कब से कब तक था? ईयर याद रखिएगा, 1858 से लेकर हमारी आज़ादी तक क्राउन रूल रहा था। ओके, तो फिर बिना किसी देर के हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, देखिए कहानी क्या थी। कहानी ये थी कि 1857 की क्रांति आप सभी को याद होगी। 1857 की क्रांति में हमारे यहाँ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जिसके बाद जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एबॉलिश कर दिया गया, मतलब इंडिया से निकाल दिया गया। उसका अब कोई काम नहीं बचा था। और अब पावर ऐसा थोड़े है कि अगर कंपनी रूल को हटा दिया तो फिर रूल ही हटा दिया। इसका मतलब कोई तो रहेगा ना। वो लोग अपनी प्रेजेंस जितना अच्छा वो लोग तो चाहेंगे ना अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए उन्होंने रखा अपनी टेरिटरी को और उन्होंने क्या, और तब से आया क्राउन रूल। अभी क्राउन रूल क्या है? देखिए, एक होता है क्राउन रूल जो इसके बाद आया, और एक था कंपनी रूल जो पहले था। क्राउन रूल देखिए पहले क्या था कि कंपनी होती थी, कंपनी का कोई लीडर होता था, फिर कंपनी का कोई लीडर, फिर रानी को होता था रिस्पॉन्सिबल। तो रानी का डायरेक्टली नहीं था। लेकिन अब से क्या होगा? अब से ये होगा कि क्राउन रूल से है महारानी, जो क्वीन है, उसका डायरेक्टली होगा। अब कोई भी इनडायरेक्ट या फिर बीच का कोई नहीं होगा। वो डायरेक्टली इंडिया पे रूल करेंगी, कोई रोक टोक नहीं है। वो कम्प्लीटली इंडिया को रूल करेंगी, बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम की कोई चीज़ नहीं है, अभी भी कंपनी है, लेकिन मतलब वो अब एडमिनिस्ट्रेटिव उसका पूरा काम ख़त्म कर दिया। ओके, अब आता है हम लोगों का कंपनी रूल से क्राउन रूल में सबसे पहला एक्ट, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखिए, हम लोग अभी 19th सेंचुरी में चल रहे हैं, फिर हम लोग आएंगे अभी फिर 20th सेंचुरी में। अभी 1800 चल रहे हैं, तो 1858, 1857 की ये आप समझ लीजिए, ये पोस्ट 1857 एक्ट था। और इसी से क्राउन रूल लगाया गया था। क्राउन रूल लगाया गया, कंपनी रूल हट गया। अब सबको ये क्लियर ही हो गया होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्या कहता है? देखिए, इसको एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट ऑफ, अगर वो पूछते हैं कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ फॉर इंडिया किसको कहते हैं, उसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को। ओके, फिर आ जाता है हम लोग का चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि GGI थे, पहले GGI थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये भाई साहब जो थे, ये थे ECI के, ईस्ट इंडिया कंपनी के। ओके, अब ECI जो था ये इसके थे। लेकिन अब क्या था, जो गवर्नर जनरल था, वो देखो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि वाइसरॉय इज़ अ गवर्नर जनरल, बट गवर्नर जनरल इज़ नॉट अ वाइसरॉय। देखिए, गवर्नर जनरल की सारी पावर्स को पोस्ट 1857, अगर हम लोग मान के चले ये 1857 था, तो पोस्ट 1857 इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। किसको? वाइसरॉय को। वाइसरॉय को ट्रांसफ़र कर दिया गया है ना। तो अगर वाइसरॉय को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा
तो फिर ऐसा, तो फिर गवर्नर जनरल किसी तरीके से कह सकते हैं ना कहीं कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल जो था वो किस में समा गया, वाइसरॉय में। तो यानी वाइसरॉय के अंदर है ना गवर्नर जनरल, उसके अंदर समाया है ना, तो यानी वाइसरॉय के कुछ पावर्स अलग भी होंगी जो गवर्नर जनरल के पास नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है ना। तो अब आप समझ लीजिए, गवर्नर जनरल इज नॉट अ वाइसरॉय बट वाइसरॉय इज अ गवर्नर जनरल। ओके, अंडरस्टूड, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या था, चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। देखिए, अब गवर्नर जनरल का नाम कहाँ चेंज कर दिया, अब चेंज हो गया वाइसरॉय के रूप में। ओके, यानी अब हम लोगों का कौन सा होगा मेन हेड इंडिया में, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय बिकेम द एजेंट ऑफ द क्राउन। अब मैंने बोला कि डायरेक्टली जो इंफॉर्मेशन देगा इंडिया से यूके को, इंडिया की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जैसे मतलब ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग कहते हैं कि जो इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट है वो कौन देगा, वो देगा कौन, वाइसरॉय। तो एक तरीके से एजेंट ऑफ द क्राउन भी कह सकते हैं इसको, कोई बात नहीं। अब आ जाता है, दिस एक्ट एबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि डुअल गवर्नमेंट क्या था। अगर आपने पिछले लेक्चर देखा हो तो फिर मैंने उसमें बताया था कि डुअल गवर्नमेंट क्या होता है। एक था बीओडी और एक था सीओडी, बीओडी और एक था सीओडी, इन दोनों को मिला कर कहते थे डबल गवर्नमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सॉरी, बीओसी और बीओडी, सीओडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हम लोग क्या कहते थे, हम लोग कहते थे उनको डुअल गवर्नमेंट। क्लियर, वेरी गुड। तो फिर एक ये थोड़ा सा लंबा एक्ट है, जैसे 1935 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा वो भी थोड़ा सा लंबा ही होगा। तो फिर ये भी एक बहुत ही लंबा एक्ट है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ही चेंज हो गई। ओके, अब देखिए, दिस एक्ट ऑल्सो एंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपको याद होगा, तभी रानी लक्ष्मीबाई, डलहौजी, आपको ये सब चीज़ें याद होंगी। तो जो डलहौजी था उसने जो अपनी थियोरी निकाली थी, उसने जो अपना डॉक्ट्राइन निकाला था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि कैसे प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिश टेरिटरी में समा देना है या फिर कैसे उन टेरिटरी का एक्सपेंशन कैसे करना है। तो फिर उसमें था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो जो ये जो पूरा डॉक्ट्राइन था इसको ही ख़त्म कर दिया गया। देखिए, ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इसमें ख़त्म कर दिया गया। इट एंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। The Secretary of State was a member of the British Cabinet and was responsible ultimately to the British Parliament. अब देखिए, ये क्या लिखा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मैंने आपको बोला था कि अगर सीओडी और बीओसी अगर एबॉलिश किया जाएगा, सीओडी और बीओसी को अगर एबॉलिश किया जाएगा तो इनकी पावर्स कहाँ जाएंगी, पॉलिटिकल और कमर्शियल पावर्स। मैंने बोला था ना, एक के पास कमर्शियल पावर्स, एक के पास पॉलिटिकल पावर्स। तो ये किसके, बीओसी प्लस सीओडी इज इक्वल्स टू सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, यानी बीओसी प्लस सीओडी इज इक्वल्स टू एसएसआई, सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया। ओके, क्लियर। अब आ जाता है, एस्टैब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू एसेस द सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया। अब देखिए, ये एक एडवाइजरी बनाया गया, एडवाइजरी काउंसिल, इंडियन काउंसिल को, जो जिसमें कितने से मेंबर्स थे, 15 मेंबर्स थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द काउंसिल वॉज एन एडवाइजरी बॉडी। ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, यानी केवल एडवाइस करती थी, बाइंडिंग नहीं था लेकिन एडवाइस करती थी। ओके, क्लियर। एक बार फिर से देख लीजिए, ये था हम लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और फिर ये हम लोगों ने सारे पॉइंट्स किए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के 15 मेंबर काउंसिल और ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, ये सब कर लिया। ये सब आपको समझ में आया कि नहीं, वेरी गुड। अब आ जाता है हम लोगों का 1861 साल आ गया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब देखिए, मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा इस चीज़ को समझाने के लिए। देखिए, लाइक हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ा था सबसे पहले। इसमें आपको क्या नाम से समझ में आया है,
कि ये कुछ रेगुलेट करने के लिए दिख रहा है ना, थोड़ा फील आ रहा है ना कि रेगुलेटिंग एक्ट, यानी इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जा रहा है, मतलब ये रेगुलेट करने के लिए आया है। उसके बाद हम लोगों का क्या आया, उसके बाद हम लोगों का आया अमेंडिंग एक्ट। इसका मतलब कोई चीज़ अमेंड की जा रही है, कोई चीज़ चेंज की जा रही है जो पहले लाई गई थी। फिर क्या आया, फिर हम लोगों का आया पिट्स इंडिया एक्ट। उसमें भी आपको पता होगा कि जो पिट था वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम का। तो फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया, है ना, तो पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बाद चार्टर एक्ट आया, यानी कुछ चार्टर से रिलेटेड है ना, 20 ईयर्स, तो चार्टर एक्ट आया। उसके बाद क्या हुआ, और फिर चार्टर एक्ट की सीरीज़ चली, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, ओके। उसके बाद आपकी चार्टर एक्ट की सीरीज़ चलती रही, फिर क्राउन रूल आ गया। फिर क्राउन रूल में गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी तो होगा ना, गवर्नमेंट चेंज हो रही है, गवर्नमेंट इंडिया की चेंज हो रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम लोग का आ जाता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ काउंसिल से रिलेटेड लग रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, it initiated the process of decentralization by restoring legislative powers to Bombay and Madras. These powers were taken away through the Charter Act of 1833. Charter Act of 1833, इस वजह से मैं कहता हूँ रिवीजन करा करो भैया, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1833 याद होगा तो उसमें आपको याद होगा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, जिसमें इसमें बॉम्बे की और मद्रास की जो पावर्स थी, मतलब इसमें ले ली गई थी 1833 में। और 1861 में बॉम्बे और मद्रास की जो पावर्स थी, ये जो प्रेसिडेंसीज थी, इनकी जो पावर थी, ये जो प्रोविंसेस थे या फिर प्रेसिडेंसीज थी, इनकी जो पावर थी इनको वापस दे दी गई थी। ओके, तो ये मैं अब एक ग्राफ बनाना चाहूँगा। देखिए, हम लोग अगर यहाँ पे ग्राफ बनाएं तो फिर मेरा थोड़ा सा रफ ग्राफ बनेगा, सॉरी उसके लिए। तो फिर एक रफ तौर पे ही, तो फिर हम लोग अगर मान के चले ये 1773, ये फिर बाकी सब एक्ट्स आए, फिर ऐसे ऐसे करके सारे एक्ट्स आए। तो फिर 1773 का है समय, ओके, 1773 का समय। तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन हाई हो गया, क्योंकि रेगुलेट कर रहा है, गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, तो फिर वो उस टाइम हाई हो गया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 हम लोगों का बढ़ता ही गया। फिर हम लोगों का क्या हुआ, 1833 आया। तो हम लोगों का ये जो तो फिर ये अपने पीक पे कब पहुंचा, ये अपने पीक पर कब पहुंचा, ये पहुंचा 1833 में। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1833 नोट डाउन कर लिया, तो 1833 आ गया यहाँ पे, है ना। तो अब 1833 जो था वो ईयर उस टाइम सबसे हाई चला गया था। फिर हमारा कौन सा ईयर आता है, हमारा आ जाता है 1861। इसमें देखिए सेंट्रलाइजेशन लो पे आ गया, ऑल टाइम लो पर। और फिर 1861 में के बाद लास्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग आते हैं 1935 में। ओके, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, देखिए कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा लगभग। तो फिर इसमें आप जैसा कि समझ ही रहे हैं कि चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट में ये सबसे ज़्यादा हो गया था, रेगुलेटिंग एक्ट में सेंट्रलाइजेशन हुआ। उसके बाद 1833 में सेंट्रलाइजेशन हुआ, लेकिन फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्या था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। तो 1861 में पहली बार डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। और आखिरी स्टेप क्या था डिसेंट्रलाइजेशन का, 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, अब हम लोग का क्या आ जाता है, अब हम लोग आ जाता है क्या नेक्स्ट पॉइंट। It introduced the representative institutions in India by associating Indians with the law making process. ये देखिए, अब याद रखिएगा कि जब 1857 की क्रांति हुई तब इन लोगों को इतना तो पता चल गया, गोरों को या फिर ब्रिटिशर्स को, वही कहते हैं। तो फिर
इन लोगों को इतना तो पता चल गया कि अब भैया अगर हम लोग इनको लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम वैसे ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस होती रहेंगी। तो हम लोगों को इसको रोकने के लिए कुछ लाना पड़ेगा, हम लोगों को इंडियंस को इंक्लूड करना पड़ेगा। किसमें करना पड़ेगा? हम लोगों को काउंसिल्स में इंक्लूड करना पड़ेगा, लॉ मेकिंग प्रोसेस में। क्लियर? बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है Viceroy nominated some Indians as non-official members of his expanded councils. 3 Indians nominated were Raja of Banaras, Maharaja of Patiala और सर दिनकर राव। सर दिनकर राव सर जो था वो लगाया गया था, तो फिर सर दिनकर राव जो थे उनको ऐड किया गया था, लेकिन सर जो टाइटल था वो ब्रिटिशर्स ने ही दिया था उनको। ओके, तो फिर सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला और राजा ऑफ बनारस, इन लोगों को इंक्लूड किया गया था। तो फिर आपको इतना तो समझ में ही आ ही गया होगा। ओके, अब आ जाता है हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट। इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखिए, जब इमरजेंसी लगाई जाएगी तब ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं? देखिए, अभी मैं आपको मॉडर्न डे इंडिया का बता दूँ थोड़ा सा। जब पार्लियामेंट हमारा, जैसे आप ये समझ लीजिए ये हमारा पार्लियामेंट अगर रिसेस में चला गया, रिसेस मतलब अभी वो फंक्शनिंग नहीं है, जैसे होते हैं ना 4 सेशंस, हम लोग का ये है कि हम लोग को साल में 4 सेशंस लेने ही लेने हैं। ये है कि लेना ही लेना है हम लोगों को 4 सेशन। तो ये 4 सेशन हम लोगों को लेना ही है पार्लियामेंट में। और अगर जब ये रिसेस होगा तो फिर राष्ट्रपति जो होंगे, हमारे जो प्रेसिडेंट होंगे, वो ऑर्डिनेंसेस पास करेंगे, यानी वो लॉ पास करेंगे। लॉ ऑर्डिनेंसेस सेम ही होता है। ओके, तो फिर इमरजेंसी के दौरान या फिर जब पार्लियामेंट रिसेस में होगा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो फिर वाइसरॉय को ये पावर दी गई कि वह ऑर्डिनेंसेस पास करा सकते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है एम्पावर्ड द वाइसरॉय to frame the rules of business. The same power is given to the President of India under Article 77. आर्टिकल 77 में एक्चुअली वो भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट की कंडक्ट ऑफ बिजनेस से डील करता है। तो फिर उसमें कई सारे प्रोविजंस आ जाते हैं, जैसे कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी रूल आता है तो फिर वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट हो गया वगैरह वगैरह। तो फिर ये जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस का है या फिर टू फ्रेम द रूल्स ऑफ बिजनेस, ये हमारे यहाँ अभी के वक्त में, अभी के लिए हमारे यहाँ आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। क्लियर? वेरी गुड। अब आ जाता है हम लोगों का स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। देखिए, मैं पोर्टफोलियो सिस्टम आपको आगे बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो फिर अभी बस इस लाइन को याद रखिएगा। स्टैट्यूटरी, 1 मिनट अभी याद रख लीजिए कि कई लोगों को स्टैट्यूटरी नहीं पता होगा। तो स्टैट्यूटरी क्या होता है? स्टैट्यूटरी एक्चुअली होता क्या है कि देखिए, जैसे 2 टाइप के लॉज होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होता है स्टैट्यूटरी। ओके, तो लॉज 2 टाइप के होते हैं। तो फिर लॉज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल और एक होता है स्टैट्यूटरी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल ये कहता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो होगा, जो लॉ दिए हुआ है वो लॉ है। और स्टैट्यूटरी क्या है? जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है। तो ये देखिए, जैसे ये एक्ट से पास हो रहा है स्टैट्यूटरी, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली ही है। ओके, क्लियर? वेरी गुड। अब आ जाता है हम लोग का एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, NWFP एंड पंजाब। कुछ मैंने याद है, मैंने कुछ बोला था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। नाम से ही आपको पता चल रहा है। अब मैंने बताया ना कि ये कुछ काउंसिल से डील करेगा। डील कर दिया? क्लियर? वेरी गुड। अब बंगाल तो समझ में आता है, पंजाब तो समझ में आता है। ये NWFP क्या है भाई? अब NWFP मतलब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ओके, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस या फिर जो अफ़गानिस्तान या फिर पाकिस्तान बॉर्डर पे है, तो उसको पहले NWFP कहते थे, या फिर आज भी आई थिंक उसको वैसे ही कहते हैं।
लेकिन खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं आज के समय। लेकिन NWFP जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था वो ये था। ओके, द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग laid the foundations of cabinet government in India। देखिए मैंने बोला था ना कि आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो कैबिनेट गवर्नमेंट, द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग, ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम था ये कैनिंग के द्वारा यूज़ किया गया था। इसमें लॉर्ड हटा दीजिए। तो कैनिंग के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका मतलब क्या था, ये कैबिनेट गवर्नमेंट इन इंडिया को के फाउंडेशंस रखता था। क्लियर? वेरी वेरी गुड। यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया? हम लोगों ने सारे पॉइंट्स कर लिए। देखिए हम लोग है ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब हम लोग का हो गया। हम लोग का ये सब हो गया। वेरी गुड। अब हम लोग का कौन सा आता है? अब हम लोग का आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ विच ईयर? 1892। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग 20वीं सेंचुरी की ओर बढ़ ही रहे हैं। तो अब आ जाता है हम लोग का इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। ये क्या कहते हैं? दो द मेजॉरिटी ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स वर रिटेन्ड, द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वर henceforth to be nominated by the Bengal Chamber of Commerce and the Provincial Legislative Councils। अब ये नई चीज़ क्या आ गई है? बंगाल लेजिस्लेटिव, ये बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। देखिए एक तरीके से जो ट्रेडर्स नहीं होते, मतलब व्यापारी, जिनको आई थिंक व्यापारी कहते हैं ट्रेडर्स को, तो व्यापारी जो होते हैं या फिर ट्रेडर्स जो होते हैं, तो उनका जो ग्रुप था इसको कहते थे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। यानी जैसे पहले अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा है तो इसको पहले नहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा नहीं, विधान परिषद, क्योंकि वो विधानसभा तो दूसरा हो जाएगा। लेकिन काउंसिल अगर होगा तो फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी आज का विधान परिषद। ओके, तो आज के विधान परिषद के और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इलेक्ट क्या करता था? दो द मेजॉरिटी ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स वर रिटेन्ड, द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वर henceforth टू बी नॉमिनेटेड बाय। नॉमिनेट कौन करता था? वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्लियर? वेरी गुड। अब क्या जाता है? The non-official members of the provincial council were to be nominated by certain local bodies such as universities, district boards and municipalities, है ना? The non-official members, अब जो non-official members, यहाँ पे तो क्या बात हो रही थी? यहाँ पे क्या बात हो रही थी? यहाँ पे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही थी, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की। यहाँ पे क्या बात हो रही है? non-official members of the प्रोविंशियल काउंसिल। यहाँ पे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, प्रोविंशियल काउंसिल की बात हो रही है। तो फिर यहाँ पे क्या है? प्रोविंशियल काउंसिल के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता था? यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्यूनिसिपैलिटीज। क्लियर? वेरी गुड। बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इन इंडिया। ओके, देखिए इसमें इस स्लाइड में उतना कुछ मतलब नहीं है, मतलब बहुत ही सिंपल है। मतलब भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम क्या? लाइक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हम लोगों के पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो फिर वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की जो बिगिनिंग हुई थी वो यहाँ से होती। काउंसिल हैड टू हैव द पावर टू डिस्कस बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। मैंने एक चीज़ बोली थी ना आपको पहले भी, एक चीज़ हर जगह लिख लीजिए, अपनी छत पे लिख लीजिए, अपने पंखे में लिख लीजिए, अपनी दीवारों पे लिख लीजिए। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो। देखिए प्रधानमंत्री भी एक एग्जीक्यूटिव है। तो अगर प्रधानमंत्री है तो फिर वो किसको रिस्पॉन्सिबल होगा? वो होगा लेजिस्लेटिव को। लेजिस्लेटिव क्या है? हम लोगों का पार्लियामेंट है। क्लियर? वेरी गुड। तो फिर ये वही चीज़ लिखिए, executive is responsible to the legislative council to have the power to discuss budget and of addressing questions to the executive। यानी अब ये काउंसिल जो है ये एग्जीक्यूटिव्स को क्वेश्चन भी कर सकता था। ओके,
अब क्या होता है, देखिए बहुत छोटा सा एक्ट था ये, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। तो हम लोग अब बढ़ते हैं मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स की ओर। समझ आ रहा है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 भी कहते हैं, लेकिन मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, क्योंकि एक सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया था और दूसरा क्या था, दूसरा था वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पे क्या है, इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। देखो इसमें पहली बार एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का। At the provincial legislative councils, non-official members be in majority. Provincial legislative councils में non-official members की majority होगी। अब ये non-official members कौन है? Non-official members Indians हैं। ऑफिशियल तो ब्रिटिश ही होंगे ना, वो लोग ऑफिशियल क्यों बनाएंगे? नॉन ऑफिशियल मतलब लाइक राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को जब ऐड किया गया था इसमें, तो वो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे ना, ऑफिशियल मेंबर्स थोड़े ही बनाया गया था। पावर्स कुछ नहीं होती थी, नाम के होते थे लेकिन पावर्स कुछ नहीं होती थी। तो वैसे ही यहाँ पे जितने भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, इनके पास बस नाम की पावर थी, कुछ वैसे पावर नहीं थी, सारी पावर ऑफिशियल मेंबर्स के पास थी। ओके, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। देखिए ब्रिटिशर्स की अब थोड़ा सा चलिए हम लोग अब थोड़ा सा डूबते हैं अब मॉडर्न हिस्ट्री में। पहले समझिए, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की जब आईएनसी को जब बनाया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उस टाइम ब्रिटिशर्स ने ये सोच के बनाया था उसको कि अरे यार ये तो हमारे मतलब होता है ना, मतलब थोड़ा सा कि हम लोग जैसे इन लोगों को ब्रिटिश एजुकेशन मिली थी, ये लोग ब्रिटिश लॉयर थे, ये लोग मतलब आज ये समझ लीजिए कि ये लोग ब्रिटिश एजुकेटेड लोग थे, यानी ये ब्रिटिशर्स के एजेंट्स थे इंडियन समाज से। ये दिखते चलते सब इंडियन लगते थे, लेकिन ये अंदर ये एक ब्रिटिश थे। तो ये ब्रिटिशर्स की चाल थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के लिए, इस तरीके से बनाई गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा वो अब लोग तो सोचते थे कि वाह यार ये लोग तो हमारी आज़ादी के लिए लड़ेंगे, ये लोग हमें आज़ाद कराएंगे। तो अब धीरे धीरे उसमें रेवोल्यूशनरीज आने लगे, तो ब्रिटिशर्स को बड़ा बुरा लगने लगा कि हमने तो बनाया किसी और चीज़ के लिए था, ये बन कुछ और गए। तो इन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग को बनाया गया, वो भी इन्हीं की चाल थी क्योंकि आईएनसी इनका साथ नहीं दे रही थी। तो जब मुस्लिम लीग को 1906 में बनाया गया तब यही कारण था, और 1906 में बनाने के बाद 1909 में इनको 1909 में इन लोगों को मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स लाया गया। अब जैसा कि देख सकते हैं ये मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स को लाया गया। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्या है, It provided for the first time an association of Indians with the executive councils of the viceroy and governors। देखिए इसमें एक एसोसिएशन ऑफ द इंडियंस, मतलब एक एसोसिएशन बनाई गई इंडियंस के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के साथ, जो वाइसरॉय का भी था और गवर्नर्स का भी था, प्रेसिडेंसीज के। अब पढ़िए ये मेन चीज़, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन किया था। अब एक चीज़ और समझिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये एक फर्स्ट इंडियन थे जिनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया था। मैंने क्या बोला, ब्रिटिश लॉयर्स को लॉ मेंबर बनाए गए। आप समझ रहे हैं, जितने भी ब्रिटिश इन्होंने जिनको भी ब्रिटिश बना दिया, मन से ब्रिटिश थे, दिखते इंडियन थे, तो फिर इनको ब्रिटिश मन से बना के इन्होंने क्या कर दिया, अपना सपोर्ट में लेने लगे, ताकि लोगों को बताए कि अरे ब्रिटिशर्स तो अच्छे हैं, ये एक चाल थी। ओके सॉरी, अब आ जाता है हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट, आ जाता है हम लोग का नेक्स्ट एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। एज ऑलवेज एक सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया था और दूसरा वाइसरॉय था। ओके, द आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्ट्रेस्ड। देखिए, हम लोग की गवर्नमेंट को क्या क्या होना चाहिए। हम लोग के गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होगी तो फिर वो वर्क कैसे करेगी। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का आइडिया कहाँ से आया गया? वो लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कॉमनली कहा जाता है। ओके, अब क्या चीज़ है? इंडियन लेजिस्लेचर बिकेम बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। बाइकैमरल क्या है? देखिए, बाइकैमरल उसको कहते हैं जैसे हमारा पार्लियामेंट क्या है। हमारा पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट में दो हाउसेज है ना, दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, इन टू हाउसेज सिस्टम को ही हम लोग कहते हैं बाइकैमरल। जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी। आप राज्यों में भी देखिए, कुछ राज्यों में होती हैं बाइकैमरल, कुछ राज्यों में बाइकैमरलिज्म होता है, कुछ राज्यों में नहीं होता। लाइक उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद यानी उसके जो मेंबर्स होंगे यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल MLCs और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs। तो फिर ये जो जब LA भी होगा और LC भी होगा यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा, तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बाइकैमरल। क्लियर? वेरी गुड। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड्स टू सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को। किसको किसको? सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, इंडियन क्रिश्चियंस, सिख्स, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को क्या दिया गया? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, यहाँ पे अब क्या चीज़ आई? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नाउ टू बी पेड फ्रॉम द ब्रिटिश रेवेन्यू। ओके, अब इनको ब्रिटिश रेवेन्यू से पे किया जाएगा। क्लियर? ओके, और याद रखिएगा सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया लंदन में बैठते थे, इंडिया में नहीं बैठते थे। इंडिया में वाइसरॉय बैठते थे। Diarchy in provinces by dividing subjects of administration between official and elected members। ठीक है, डायarchy, इसमें डायarchy जो होती है वो कहाँ पे लाई गई? प्रोविंशियल लेवल में। जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा फेडरल लेवल पे जो 1935 में होगा। ओके, यहाँ से क्रिएटेड सेंटर स्टेट रिलेशंस, जो हम लोगों का पॉलिटी का बहुत ही इंटीग्रल टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो फिर जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस का आता है वो किस में आता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में। ओके, क्लियर? ईच हाउस वाज टू हैव अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हु वर directly elected, so direct election was introduced, though the franchisee was much restricted। ठीक है, ये सिंपल सा बस एक ही चीज़ कह रहे हैं कि देखिए, each house was to have a majority of elected members। देखिए, elected members या फिर who were directly elected, यानी डायरेक्टली लोगों ने उनको इलेक्ट किया तो फिर वो आए हैं इधर। ओके, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली भी नहीं थे, पार्शली डायरेक्टली इलेक्टेड थे। क्योंकि देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन यही दी हुई है, सो डायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड दो द फ्रेंचाइजी वाज मच रिस्ट्रिक्टेड। जो टैक्स पेयर्स थे, जो अमीर थे, केवल वही इलेक्ट कर सकते थे, वही केवल इलेक्शन में पार्ट ले सकते थे, नॉर्मल इंडियंस नहीं ले सकते थे। ओके, अब आ जाता है हम लोगों का separated for the first time the provincial and central budgets, with provincial legislatures being authorized to make their budgets। अब देखिए, पहले एक बजट होता था, अब क्या हुआ? अब प्रोविंशियल और सेंट्रल लेवल में अलग अलग बजट्स हो गए। जैसा होता है ना उत्तर प्रदेश सरकार का बजट, उत्तर प्रदेश बजट या फिर नेशनल जो बजट होता है, तो यही चीज़ बोली गई जो आज के समय।
High Commissioner for India was appointed who was to hold his office in London for 6 years and whose duty was to look after the Indian trade in Europe. Some of the functions hitherto performed by Secretary of State for India were transferred to the High Commissioner. कई सारे फंक्शंस थे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया करता था, लेकिन अब वो कौन करेगा? हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, जो लंदन में बैठता था, जो अपने ऑफिस लंदन में बैठता था। क्लियर? देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब आ जाता है हम लोगों का बहुत सबसे लंबा और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए अब क्या कह रही है? प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। नोट, द प्रिंसली स्टेट्स didn't join and so federation didn't came into existence। अब देखिए यहाँ पे एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ? प्रोविंसेस के लिए कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स, लेकिन ये फेडरेशन नहीं बन पाया क्योंकि इसमें प्रिंसली स्टेट्स से ज्वाइन ही नहीं किए। इस वजह से फेडरेशन एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ पाई, वरना कोशिश की गई थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। रेसिडुअरी पावर्स वर गिवन टू द वाइसरॉय। देखिए मैं आपको ये भी चीज़ समझाऊंगा कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और रेसिडुअरी लिस्ट भी बनाई गई थी। तो आगे मैं आपको बहुत ही अच्छे तरह ये अभी नोट कर लीजिए, अभी के लिए मैं आपको आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जब हम लोग 7th शेड्यूल पे आएंगे। ओके, डायरची रिजेक्टेड बाय द साइमन कमीशन was provided for इन दी फेडरल एग्जीक्यूटिव। ये जो डायरची था, जिसको साइमन कमीशन जो 1927 में आया, 1927 में आया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। डायरची को रिजेक्ट कर दिया था साइमन कमीशन ने, बट वॉज प्रोवाइडेड फॉर इन दी फेडरल एग्जीक्यूटिव। ओके, इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। देखिए जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी अभी तक सेंट्रल वाले पॉइंट पे थी, लेकिन अब उसको प्रोविंशियल लेवल पे ले आया गया है। वेरी गुड। इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म मैंने बोला कि जैसे विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। ओके, वेरी गुड। आ जाता है एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन by providing separate electorates for depressed classes, जिनको शेड्यूल कास्ट कहा गया, women, laborers। 1909 में केवल मुस्लिम्स के लिए था। 1919 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया इंडियन क्रिश्चियन, सिख्स, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए। लेकिन अब क्या किया गया? अब तो डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट के लिए भी लाया गया। ओके, शेड्यूल कास्ट के लिए भी ले आया गया। Abolish the Council of India established by the Government of India Act of 1858। देखिए जो काउंसिल ऑफ इंडिया बताया था ना मैंने, जो काउंसिल ऑफ इंडिया था उसको अब एबॉलिश कर दिया गया। अब वो बंद हो गया, अब कुछ नहीं था, अब उसको बंद कर दिया गया, जो 1858 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत लाया गया था। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर्स। अब देखिए, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को एक टीम ऑफ एडवाइजर्स को भी प्रोवाइड कर दिया गया। ओके, वेरी गुड। ओके, अब it established the Reserve Bank of India to control the currency and credit of the country। यानी जो हम लोग RBI पढ़ते हैं आजकल, तो फिर RBI में वो कहाँ से आया? RBI बेसिकली आया कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। क्लियर? वेरी गुड। It established the Federal Public Service Commission, Provincial Public Service Commission and Joint Public Service Commission for 2 or more provinces। ये क्या कह रहे हैं? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग आज कहते हैं UPSC, जिसकी आप लोग तैयारी करें। प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन
जिसको हम लोग आजकल कहते हैं, देखिए जैसे बोलते हैं ना PCS या फिर PSC, UP PCS, BPSC है ना, UP PSC, तो फिर ये सब क्या है, उत्तर प्रदेश अभी पब्लिक सर्विस कमीशन है, अब प्रोविंशियल हटा दिया गया है क्योंकि हम लोग के राज्य होते हैं ना कि प्रोविंसेस। ओके, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट विच वॉज सेट अप इन 1937। देखिए एक फेडरल कोर्ट था, मतलब फेडरल कोर्ट, पहले सुप्रीम कोर्ट था और ये जो फेडरल कोर्ट की बात चल रही है ये भी वही है, सुप्रीम कोर्ट। ओके, फेडरल कोर्ट विच वॉज सेट अप इन 1937। अब 1937 में इसको क्या किया गया था, फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन सेटअप किसको किया गया था 1937 में। ओके, फेडरल लेजिस्लेचर वॉज टू हैव 2 चेम्बर्स, मतलब जो बाइकैमरल है, लेकिन अब फेडरल लेजिस्लेचर यानी जो पार्लियामेंट होगा उसमें बाइकैमरल यानी 2 चेम्बर होंगे, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा, फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा, है ना। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स द अपर हाउस, देखिए अपर हाउस मैंने बोला तो हम लोग राज्यसभा को भी अब आज के समय अपर हाउस ही कहते हैं, जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। वॉज टू बी अ परमानेंट बॉडी, चलिए लोकसभा तो जाए सो जाए, लेकिन ये राज्यसभा परमानेंट ही होगा। There were to be 3 subject lists, the federal legislative list, the provincial legislative list and the concurrent legislative list। कुछ सुना सा लग रहा है। 7 शेड्यूल कुछ पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जो दोनों को ही काम करने हैं, ना ही यूनियन को करना है केवल, या फिर ना ही स्टेट को करना है केवल, दोनों को ही करना है। Residuary legislative powers were subject to the discretion of the Governor General। देखिए मैंने बोला ना डिस्क्रिशन, अब डिस्क्रिशन मतलब क्या होता है, कई लोग सोच रहे होंगे, देखिए डिस्क्रिशन मतलब होता है मेरी मर्जी चाहे मैं जो भी करूं। डिस्क्रिशनरी पावर्स, मेरी मर्जी मैं अभी ये लेक्चर बंद करके चला जाऊं, मेरी मर्जी मैं लेक्चर कंटिन्यू करूं, तो फिर ये मेरी डिस्क्रिशनरी डिसीजन है, कोई मुझे टोक नहीं सकता, ये मेरा खुद का डिसीजन है। ओके, तो आपको इससे समझ आ ही गया होगा। ओके, हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर वाज अ प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग इन केसेस ऑफ अ डेडलॉक बिटवीन द हाउसेस, रेसिडुअरी लेजिस्लेटिव पावर्स वर सब्जेक्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर जनरल। डेडलॉक क्या होता है, जैसे आज के समय भी हम लोग के यहाँ जब डेडलॉक होता है तो जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठते हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अगर कोई डेडलॉक क्रिएट होता है तो जॉइंट सिटिंग का भी हमारे यहाँ प्रोविजन है। तो फिर ये हमारा मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है ये वही आ जाता है। Diarchy in the provinces was abolished and provinces were given autonomy, that is, the distinction between reserved and transferred subjects was abolished and full responsible government was established। पहले तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाई गई, अब फुली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाई गई। ओके, अभी तक फुली नहीं थी, अभी तक कम्प्लीटली नहीं थी, क्योंकि दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिजर्व्ड एंड द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स was abolished। तो फिर फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आई ना, है ना। अब आ जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को एबॉलिश कर दिया गया किस एक्ट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को एबॉलिश कर दिया गया। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कुछ तो इश्यूज होंगे ना, ऐसा थोड़ी कि इतना बड़ा एक्ट है। हमारा इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन भी था, जब तक हमारा ओरिजिनल अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं बना तब तक ये भी तो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था ना, आज़ादी से लेके 1950 तक, 25 जनवरी 1950 तक, है ना। द एक्ट वॉज प्रोवाइडेड अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ द इंटरनल ग्रोथ। राइट्स ऑफ अमेंडमेंट वॉज रिजर्व फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखिए एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना कि रिजिड।
पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी इंटरनल ग्रोथ की, हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। बाकी ब्रिटिशर्स को पैसा पहुँचे जा रहा था, लेकिन हमारा कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। और ये जो राइट्स ऑफ अमेंडमेंट थे, जो हमारे अमेंडमेंट के एक्ट्स, ये राइट्स थे, ये सब केवल कहाँ रहेंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के। यहाँ का लॉ कौन अमेंड करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये भी एक इशू था। एक्सटेंशन ऑफ द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्शंस and representation of various interests promoted separatist tendencies culminating in partition of India। ये extension of the system of communal electorates, अब जब इतना extend किए जा रहे हो आप ये communal electorates का system, तो क्या देश में separatist, देश के टुकड़े चाहिए, तभी तो पाकिस्तान बना है ना। तो फिर ये सब जो separatist tendencies थी, ये सब कल्मिनेट करने लगे इन पार्टीशन ऑफ इंडिया। यानी ये भी एक इशू था बहुत ही, ये सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का यही सबसे ज़्यादा बड़ा इशू था, जो आप मान के चल सकते हैं ये मेन इशू था। उसके बाद द 1935 एक्ट वॉज condemned by nearly all sections and unanimously rejected by the Congress। कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। जब लोगों ने, सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा इस एक्ट का? कुछ फॉलो नहीं किया जाएगा। इसमें इतने इश्यूज हैं, तो फिर आप समझ ही रहे कि अगर ये एक लॉ है और इसका इतना विरोध किया जा रहा है, तो इसका क्या होगा? अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, है ना। अब क्या आ जाता है? अब आ जाता है हम लोगों का वन ऑफ द आखिरी एक्ट। आखिरी एक्ट आ जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, declared India as an independent and sovereign state from August 15th, 1947, provided for the creation of two independent dominions of India and Pakistan, the right to secede from the British Commonwealth, Governor General of each were to be appointed by the king, on the advice of the Dominion Cabinet। देखें, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसको अपॉइंट किया जाएगा किंग के द्वारा, ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट की एडवाइस पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाएगा, है ना। राजगोपालाचारी जी थे ना, है ना। ओके, और क्या चीज़ आई? अब आया empowered the constituent assemblies of the two dominions to frame and adopt any constitution and to repeal any act of the British Parliament including the Indian Independence Act itself। समझ रहे हैं आप? इसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को, दोनों डोमिनियंस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को ये पावर दे दी गई कि आप कोई भी एक्ट रिपील कर सकते हो ब्रिटिश पार्लियामेंट का, जो आपके मतलब आपके लिए बनाया गया था, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। यानी अगर हमारे पार्लियामेंट का मन किया या फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मन किया, वो वापस ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के पास बढ़ा सकता है ना। Abolished the office of the Secretary of State for India and transferred his functions to the Secretary of State for Commonwealth Affairs। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की जो पावर्स थी, उन सबको इसको कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया गया इस ऑफिस को, और जितनी भी पावर्स थी उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया? उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया कॉमनवेल्थ अफेयर्स के जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को। इट असाइन डुअल फंक्शंस, that is the constituent and legislative, to the constituent assembly formed in 1946। मैं आपको बताया था ना कि constituent assembly हमारी 1946 में फॉर्म हुई थी। तो it assigned the dual functions, constituent भी और legislative भी, यानी statutory laws भी आप बना सकते हो, constitutional laws भी बना सकते हो, to the constituent assemblies formed in 1946। Okay, it declared this dominion legislature as a sovereign body, granted freedom to the Indian princely states
ईदर टू जॉइन पाकिस्तान, डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। अब देखिए जैसे यही सब मामला था हम लोग आज़ादी का, जो मैं एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा जो हमारा पूरा आज़ादी का प्रोसेस था पे, मैं मॉडर्न हिस्ट्री पे अलग से लेक्चर आएगा। तो ये जो पूरा टॉपिक है, जैसे या तो आप इंडिया को ज्वाइन करना है, इंडिया को ज्वाइन करो, पाकिस्तान को करना है, पाकिस्तान को करो, या फिर इंडिपेंडेंट रहो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का टॉपिक ख़त्म हो गया है, और अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।